Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete editorial analysis for 19th of June 2020. काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज, एक एक करके हम डिटेल में उनको समझेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, सॉरी फॉर यस्टरडे कि कल मैं आपको जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ एनालिसिस है वो नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस. मैं कुछ दूसरे कामों में व्यस्त था जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया. बट टुडे आई विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट ऑल्सो इन टुडेज़ वीडियो. तो न्यूज़ इसलिए मैं अलग किया है वीडियोज़ को क्योंकि जैसे अब कल मैंने नहीं बनाया था तो अब वो चीज़ आज इंक्लूड करना बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि न्यूज़ में आप छोटे छोटे पॉइंट्स फैक्चुअल एनालिसिस टाइप से आप उनको ऐड कर सकते हैं. तो दैट विल नॉट बी मिस्ड. कल का पार्ट मैं आज कंप्लीट कर दूंगा. तो आज का जो न्यूज़ एनालिसिस आएगा 1 से 2 घंटे के अंदर ही आ जाएगा. अभी जल्दी आ जाएगा, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा. सो दैट एंड प्लीज़ डू लाइक इट. आप वीडियोज़ को पसंद करिए, प्लीज़ डू लाइक इट फ्रॉम योर साइड. अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसमें आप कंजूसी ज़रूर ना करें. सो लेट्स स्टार्ट. पहले आपको क्वेश्चंस मेंस के लिए जिनके आंसर्स आपको करने हैं, जिनके नीचे आप मुझे पॉइंट्स ज़रूर देंगे. ये आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि एडिटोरियल बेस्ड रहते हैं तो ये करंट का प्रिपरेशन आपको करवाएंगे. पहला क्वेश्चन है, कैन टोटल ट्रेड रिलेशन विद चाइना बी विदड्रॉन. क्या हम टोटली चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशन है उनको विदड्रॉ कर सकते हैं. गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड सजेस्ट अ फ्यूचर आउटलुक. तो अपने रीजंस को, मतलब क्या रीजंस आप देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आप वो बताइए एंड गिव अ फ्यूचर आउटलुक फॉर दैट. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ कैन इंडिया गेन एंड कॉन्ट्रीब्यूट बाय गेटिंग इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. अब आप सबको पता है कि इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्ट हुआ है. आज हम देखेंगे. तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इंडिया गेन कर सकता है एंड कंट्रीब्यूट ऑल्सो. दोनों चीजें इसमें पूछी गई कि हाउ कैन इंडिया गेन एज वेल एज हाउ कैन इंडिया कंट्रीब्यूट एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. सो दीज वर द 2 क्वेश्चंस फॉर यू जिनके आंसर्स आप करेंगे, पॉइंट्स मुझे देंगे. पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, गलवान अ पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजिडी. अब ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इंसिडेंट हुआ है अभी रिसेंटली इन द लद्दाख रीजन जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, वो जो चीज़ है दैट इज़ अ 45 ईयर ब्रेक फ्रॉम सच आर्म्ड कन्फ्रंटेशन. तो लास्ट टाइम जो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन हुआ था वो 1975 में हुआ था. कहाँ पे हुआ था? तुलुंगला में हुआ था. तुलुंगला इन अरुणाचल प्रदेश. तुलुंगला अरुणाचल प्रदेश में हुआ था. ये भी आप याद रखिएगा. ये लास्ट कन्फ्रंटेशन कहा जाता है इस तरीके का कि जहाँ मिलिट्री मतलब इस तरह से इन्वॉल्व रही हो कन्फ्रंटेशन में. तो ये जो इवेंट हुआ था 45 ईयर पहले 1975 में हुआ था. एंड जब लॉस ऑफ लाइव्स हुआ हो, इस बार 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं. इसके बाद एक और चीज़, जो राजीव गांधी की विजिट थी चाइना में दिसंबर 1988 में, जहाँ पे उन्होंने पीस बायलैटरल रिलेशंस की बात की थी, उसका जो एरा था वो भी ख़त्म हुआ एक तरीके से कहना चाहिए. ये हमने देखा. तो थोड़ा अब ऑथर एक एक करके इवोल्यूशन बताएगा. तो 1959 में स्टार्ट हुआ था बेसिकली जो हमारा कन्फ्रंटेशन था विद द चाइनीज. फेस ऑफ जो कहना चाहिए वो कोंगका ला में हुआ था. कोंगका ला. आपके लिए क्वेश्चन है कि कोंगका ला कहाँ पर है. तो प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछेगा कि तुलुंगला कहाँ पर है. तुलुंगला मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में है. क्वेश्चन आपके लिए है कोंगका ला कहाँ पर है. दिस इज द क्वेश्चन टू यू पीपल. यहाँ पे 9 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड. 9 इंडियन जो जवान थे हमारे वो शहीद हुए थे. ओके, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी. उसके बाद हमने देखा कि 1962 में युद्ध ही हुआ था. 1962 में चाइनीज़ वॉर ऑफ एग्रेशन, जिसमें हमने देखा कि काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए. ये सारी चीज़ें हमने देखी. दलाई लामा को जब हमने असाइलम दिया था मार्च 1959 में, उसके बाद से हमारे इशूज़ जो थे रिलेशन चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे. लेकिन क्या आज की जो कंडीशन है ये सिमिलर है टू द कंडीशन ऑफ 1959 या 1962? तो नहीं. ऑथर का कहना है कि 2020 इज नॉट 1959. 2020 जो है वो अलग है, वो 1959 नहीं है. द कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट बोथ इन चाइना एज वेल एज इंडिया. इंडिया उस समय डिफेंस में एक भी खर्चा नहीं करता था. इंडिया डिड नॉट हैड अ डिफेंस बजट बिफोर द 1962 वॉर. 1962 वॉर के बाद 1964 से ये सारी चीज़ें शुरू हुई जब हमने डिफेंस बजट और ये सारी चीज़ें बनाना शुरू किया. अदरवाइज हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, क्योंकि हमको लगता था कि हम नॉन अलाइन कंट्री हैं और हम कभी भी इस तरह से कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे. ठीक है ना. सो दैट वाज द थिंग. तो आज की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. स्ट्रेंथ में भी, स्टेचर में भी हर कंट्री अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है. तो ऑथर ने बोला कि बस दिक्कत ये है कि जो कन्फ्रंटेशन हुआ है वो ऐसे टाइम में हुआ है जब पूरा विश्व जो है, इनफैक्ट पूरा इंडिया भी कोविड-19 की क्राइसिस से बाहर आना चाहता है. दूसरी चीज़, इकोनॉमी नीड्स टू रिकवर फ्रॉम द स्टैग्नेंसी ऑफ द लास्ट फ्यू मंथ. पिछले कुछ महीनों से जो स्टैग्नेंसी आ गई है मार्केट में, उससे भी हमको बाहर निकलना है. देन टेंशंस जो है पाकिस्तान के साथ वो ऑलरेडी चल रही हैं. डिस्प्यूट चल रहा है नेपाल के साथ इन द लिपुलेख काला पानी एरिया. तो ये जो कन्फ्रंटेशन था दैट इज नॉट अ आइसोलेटेड इवेंट, रादर इसके साथ बहुत सारे
चार इवेंट्स हैं जिनको इंडिया जिनके साथ कन्फ्रंटेशन में है। पहला हमने देखा कि कोविड-19, दूसरा हमने देखा पाकिस्तान का टेररिज्म, तीसरा हमने देखा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और चौथा हमने देखा आपका लिपुलेख काला पानी में जो नेपाल का इंक्रोचमेंट है उस चीज को हमने देखा। तो ये चार अलग अलग इवेंट्स थे जो कि इस तरह ऑलरेडी हमको परेशान कर रहे हैं ना। ऑथर ने कहा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, पहली चीज तो नीचे कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, जो हाई कमान है वहां से ऑर्डर सही आने चाहिए, पॉलिटिकल डायरेक्शन आई। सेकंड थिंग मैच्योर डेलिब्रेशन, आपको मैच्योरली सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि इसने चलो ठीक है ऐसा अगर हुआ इवेंट तो हम सीधे वॉर जाके कर दें, ये चाइना से वॉर डिक्लेयर कर दे, तो ये जो है इमैच्योर स्टेप हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, आपको अपनी चीजें आपको स्ट्रांगली रखनी है, क्लियर कट रखना है, देन आपको मैच्योर डेलिब्रेशन करना है, एंड तीसरा आपको कोहेरेंस बना करके रखना है। देयर शुड बी ए कोहेरेंस कोऑर्डिनेशन इन ऑल दीज थिंग्स। ओके, दीज आर द की टू हैंडलिंग दिस सिचुएशन। तो ये एग्जैक्ट लाइन आप यूज कर सकते हो जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन यूज कर सकते हो। तो GS2 में जब भी क्वेश्चन आएगा कि चाइना इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सब, तो आप यही सारे पॉइंट्स लिखेंगे। A clearer enunciation of the circumstances surrounding Chinese transgression in the Sikkim and Ladakh in the last few months would have been helpful in guiding the scattershot public debate। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर हमने प्रॉपरली एनालाइज किया होता था कि किस तरीके से सिक्किम का जो नाकुला वाला रीजन है या लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियाँ हुई हैं, तो हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते थे कि यहाँ कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। सो दैट कुड हैव बीन इन आवर माइंड। ऑथर ने यहाँ पे एक और सजेशन दिया कि द अपोजिशन मस्ट नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस इशू। इस इशू में पॉलिटिक्स करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ इंडियाज सॉवरेनिटी, इट्स अ मैटर ऑफ इंडियाज प्राइड एंड ऑनर। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। इंडिया मस्ट स्टैंड रेजोल्यूट एंड फर्म इन द डिफेंस ऑफ टेरिटरी इन ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ द बॉर्डर। तो इंडिया को अपने जो भी बॉर्डर एरियाज है उनको बहुत ज़्यादा फर्म रखना है, उनको बहुत ज़्यादा रेजोल्यूट रखना है और अपने डिफेंस में कोई कमी नहीं आने देना है। हमारे जो भी अलग अलग बॉर्डर्स हैं, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे मिडिल सेक्टर हो, इन सब एरियाज में हमको अपना प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ और सजेशंस दिए जैसे कि कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द टू मिलिट्रीज, द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मिलिट्रीज, फॉर एग्जांपल देयर जॉइंट एक्सरसाइजेज या एक्सचेंज ऑफ सीनियर कमांडर्स, दिस शुड बी स्केल्ड डाउन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो आप आगे के कुछ समय के लिए जो मिलिट्री का एक्सचेंज है या मिलिट्री के जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट हो सकता है उसको हमको रोकने की ज़रूरत है। अब बॉर्डर सेटलमेंट इज नॉट एनविसाज्ड इन द शॉर्ट और मीडियम टर्म। अभी बॉर्डर सेटलमेंट की जरूरत नहीं है आपको, अभी किसी भी तरीके से इन मिलिट्रीज के आपस में मिलने की जो भी पॉसिबिलिटीज उनको खत्म करना है। देन डिप्लोमेटिक चैनल्स मस्ट कंटिन्यू एंड शुड बी ओपन। यहाँ पे ऑथर का एक सजेशन ये भी है, देखो आपने कई बार पूछा कि नोट्स कैसे लिखें, इसको सुनते जाओ और जो मैं वही पॉइंट बोलूंगा जो आपको लिखने हैं। तो आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दें कि क्या क्या सॉल्यूशंस ऑथर बोल रहा है, तो लिख दो सीधे सॉल्यूशंस और पहला आपको क्या है, डिप्लोमेटिक चैनल्स मस्ट बी ओपन, द कॉन्टैक्ट ऑफ द मिलिट्री शुड बी स्टॉप्ड फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। इस तरह से आपको पॉइंट लिखते जाना है, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक चैनल्स मस्ट कंटिन्यू टू बी ओपन एंड शुड नॉट बी फेटर्ड इन एनी केस एनी वे। अदरवाइज जो पोर्टल है उसमें हम पूरी नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, तो कल की भी मैंने आपको पूरी नोट्स प्रोवाइड की हैं हिंदू की, उसमें तो पोर्टल में आपको पूरी जो न्यूज़ है वो इसी फॉर्म में पॉइंट फॉर्म में हम बना करके रखते हैं। तो आप बिल्कुल, जिन लोगों ने पोर्टल का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो बिल्कुल जानते होंगे, दे विल बी गेटिंग द एंटायर एनालिसिस एंड ऑल। ओके, then Indian businesses in China and Chinese business operations in India can expect going to be tougher than before। ओके, यहाँ ये ज़रूर है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक दूसरे कंट्रीज़ में एक दूसरे के लिए, वो ज़रूर थोड़ा टफ होने वाली हैं आगे आने वाले समय में, ऐसा ऑथर का कहना है। बट इन एनी केस द एरियाज दैट इम्पिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी एज इन द साइबर फील्ड एंड इन टेलीकम्युनिकेशन एंड देखो कुछ चीज़ें हमको और सेफ रखनी, जैसे कि साइबर, जहाँ साइबर थ्रेट होगा इन एरियाज़ को भी देखने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी वाले एरियाज़ को भी देखने की ज़रूरत है, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में भी देखने की जरूरत है कि चाइना का जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ने ना पाए, ये सारी चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है। टेकिंग द लॉन्ग व्यू, अब ऑथर ने क्या कहा कि इंडियाज लेवरेज एंड बैलेंसिंग पावर विद इन द इंडो पैसिफिक एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड स्टेम्स फ्रॉम इट्स ओन स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। अब क्या है, देखो ऑथर ने यहाँ बोला कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल मतलब डेमोक्रेसी को लेकर के जो इंडिया की जो पॉइंट्स है वो फुल है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के रूप में आती है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट कर सकते हैं। हम एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में भी हैं अपनी मैराटाइम ज्योग्राफी के कारण, क्योंकि हम इंडियन ओशन वाले रीजन में आते हैं। इंडियन ओशन में ऑलरेडी कितने सारे चोक पॉइंट्स हैं जो कि ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, और इंडियन ओशन बहुत बड़ा एक रीजन है जो कि
रीजन है जहाँ से कि ट्रेड पूरे वर्ल्ड का कैरी आउट होता है। तो हमारे पास एक तरीके से स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी है, मैरीटाइम एडवांटेज भी है, और हमको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू चाइना की तरह उभर कर सामने आ जाएं। एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यूएस के साथ बिल्कुल और ज़्यादा स्ट्रांगली अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान नेशंस के साथ और ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। एंड ऑथर ने यहाँ तक सजेस्ट किया है कि ये RCEP जो हमने ज्वाइन करने से मना किया है, तो इट इज़ अ राइट टाइम टू रीथिंक ऑफ दैट। मतलब कि ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमको ये ज्वाइन करना चाहिए, नहीं, हमको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। इफ़ इंडिया इज टू डिसंगेज फ्रॉम द इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट विद चाइना, अगर आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक जो इन्वॉल्वमेंट है चाइना के साथ वो हटा दें पूरी तरीके से, तो हमको अपनी कैपेसिटी, हमको अपनी कैपेबिलिटी, हमको अपने कनेक्शंस, ये 3C याद रखना, 3C याद रखना, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कनेक्शंस, ये तीनों स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कनेक्शंस कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? कनेक्शंस मैंने खुद बोला है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड तीसरा कनेक्शन मेरे से याद रखना कि 3C अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो हम कहीं ना कहीं चाइना को एलिमिनेट कर सकते हैं इन द लॉन्गर टर्म एंड ऑल। ओके, तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और समझ में आया होगा। एट द हाई टेबल, अब ये आर्टिकल जो है ये इंडिया के सिलेक्शन के ऊपर है कि इंडिया जो है यूएनएससी की जो नॉन परमानेंट सीट है उसमें सेलेक्ट हो गया। यूएनएससी में आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर है जिनको 5P बोलते हैं, P5 बोलते हैं। P5+1 में एक जर्मनी है, याद रखिएगा। P5+1 अगर कभी लिखा आया कि इसमें +1 क्या है तो ये जर्मनी होता है। अगर P5 यानी कि परमानेंट 5 है तो USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना आता है। और अगर पूछे कि नॉन परमानेंट मेंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं इलेक्शन के थ्रू अलग अलग रीजन से, और जिनका टर्म होता है वो 2 साल का रहता है, तो 2 ईयर टर्म्स इज देयर। ओके, अब इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक से सेलेक्ट हुआ है। अकेले ही कैंडिडेचर में इंडिया था, लेकिन इसको जो सिलेक्शन के लिए 2/3 वोट्स जरूरी होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि 2/3 वोट्स जरूरी होते हैं, यानी कि 128 वोट, 128 वोट्स की आवश्यकता थी। इंडिया को 184 वोट्स मिले, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जितनी जरूरत थी उससे बहुत ज़्यादा मिले। तो 193 में 184 वोट्स हमको मिले हैं। उधर से लैटिन अमेरिका वाले ग्रुप से मैक्सिको जीता है अनकंटेस्टेड, देन नॉर्वे एंड आयरलैंड इमर्ज्ड विक्टोरियस फ्रॉम अ 3-वे कंटेस्ट फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप सीट। देन कनाडा फेल्ड, कनाडा फेल हो गया। एंड ना ही केन्या ना ही जिबूती, जो कि अफ्रीकन रीजन से लड़ रहे थे, दोनों में से किसी को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली, इस कारण से दूसरा वोट किया जाएगा जिबूती और केन्या के बीच में, ठीक है ना। अब बेसिकली इंडिया को पता था कि इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंडिया ने चांसेस नहीं लिए एंड दे लॉन्च्ड मेनी कैंपेन्स, और उन्होंने बताया कि वो क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यूएन पीस कीपिंग में जो ट्रांसपेरेंसी की बात उन्होंने की, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में ट्रांसपेरेंसी की बात। देन इंडिया लेड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म भी हमने स्टार्ट किया है। अगर आपको पता हो कि इंडिया लेड है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT जिसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये भी हमने ही इनिशिएट किया है। देन हमने एक नया सिस्टम मांगा है यूएन के लिए, यूएन में रिफॉर्म्स के लिए हमने एक नया सिस्टम मांगा है, एंड दैट सिस्टम इज बेसिकली फॉर द, फिर एस जयशंकर जो हमारे हैं फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं, उनका ये कहना था कि एक नया न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, नॉर्म्स की बात की है, तो ये भी हमने ही इनिशिएट किया। नॉर्म्स यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। हमको जो मल्टीलेटरल सिस्टम है वो नए तरीके से एक रिफॉर्म्ड, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, और जिसमें सभी को इक्वल पार्टनरशिप हो। ऐसा ना हो कि केवल USA लेड हो या कोई एक कंट्री लेड हो, तो ऐसा कोई चेंज हमको नहीं चाहिए। सो दैट इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड बाय इंडिया। ये इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं, ठीक है ना। सो ऑथर ने यहाँ पे यही कहा है, इंडिया ने यही कहा है कि जो सिलेक्शन के बाद उनका मेन एम रहेगा दैट वुड बी फॉर द रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी ऑल्सो। यूएनएससी में जो परमानेंट सीट के लिए हमारा कैंडिडेचर है, जिसके लिए G4 ग्रुप बना हुआ है, आपको बताना है G4 में मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो G4 ग्रुप भी इसी के लिए बना है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स आ सकें, और हमको वही अचीव करना है। तो दैट विल डिपेंड अपॉन इंडियाज डिप्लोमेसी एज अ ग्लोबल, मतलब कि ग्लोबल एंटिटी के रूप में हम किस तरह की डिप्लोमेसी रखते हैं, वो डिसाइड करेगा कि ये रिफॉर्म्स हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। सो वी विल बी पुशिंग फॉर द रिफॉर्म्स, ताकि परमानेंट 5 जो हैं वो चेंज हो, थोड़ा वो स्टेटस को जो मेंटेन है वो अब चेंज होने की ज़रूरत है। फ्रेश डिबेट्स हम
ला सकते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म। तो मल्टीलेटरलिज्म को और बढ़ावा देना है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना है। मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक या दो जो पावर पोल्स हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक रिजीम जहां पे हर कंट्री की सुनी जाए, मल्टीलेटरल, हर तरफ से हर कंट्री की सुनी जाए, ऐसा है। मीडिएशन इन द एज ऑफ कोविड-19, और दिस अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। अब ये आर्टिकल लिखा गया है जुडिशरी के ऊपर। आप सबको पता है कोविड-19 में कोर्ट्स जो है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट्स का टाइम आ गया। तो वर्चुअल कोर्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कि एक तरीके से जो पार्टीज थी वो मतलब कि जैसे लॉयर्स, जजेस, ये सब ऐसी प्रोसीडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया है कि जस्टिस जो है वो दूर ना हो, इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, इस कोर्ट रूम सेटिंग में एक नया अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं रादर देन दिस। दैट सोल्यूशन इज मीडिएशन। अब ऑथर ने बोला है कि ये जो सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया, ये मीडिएशन बताया गया है। मीडिएशन में क्या होता है, इट इज टू अचीव कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी। देखो जब जजमेंट होता है, जजमेंट में क्या होता है कि ए या बी में से बोला जाता है कि ए गलत है, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है बी के लिए। पर जब मीडिएशन होता है तो ए और बी पार्टीज में क्या होता है कि ए और बी को बोला जाता है कि आप आधा कदम चलो, आप आधे कदम चलो, और बीच में कहीं पे मिलो। इसीलिए इसको मीडिएशन कहा जाता है कि बीच में कहीं पे आपको मिलना है, कंसेंसस बिल्डिंग करनी है दोनों पार्टीज, ताकि विन विन सिचुएशन में रहें। दैट इज द एम ऑफ मीडिएशन। इसमें मीडिएशन के लिए एक मीडिएटर होता है और इंडिविजुअल पार्टीज होती है। देयर इज अ मीडिएटर एंड इंडिविजुअल पार्टीज, जिनके बीच में डिस्कशन होते हैं, इंटरेस्ट एक तरह से फोकस किए जाते हैं, सजेशंस दिए जाते हैं पार्टीज के लिए, फाइनल सोल्यूशन पे उतरा जाता है। ठीक है ना। मीडिएशन एसेंस इज क्लोज्ड डोर कम्युनिकेशन विद इट्स गारंटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मीडिएशन का बेसिक एक बहुत अच्छा ये है कि इसमें क्लोज्ड डोर प्रोसीडिंग्स होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, दोनों पार्टीज और मीडिएटर के अलावा और कोई नहीं जानता कि क्या चल रहा है। एंड इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑल्सो, क्योंकि जो नया सिस्टम है आपको पता है कि जल्दी अगर जजमेंट चाहिए तो मीडिएशन कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है ना, लंबी लंबी प्रोसीडिंग से आप मुक्त हो जाओगे। एज अ प्रोसेस, स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक विद एन एग्जिस्टेंस ऑफ बेयरली 2 to 3 डिकेड्स इन इंडिया। तो 2 से 3 डिकेड पहले ही मीडिएशन की काम शुरू हुआ है। एंड कहना चाहिए कि आपको और ज़्यादा मतलब कि जैसे आर्बिट्रेशन चलता आ रहा है, कन्वेंशनल लिटिगेशन, ये तो 100 सालों से पुराना है, लेकिन मीडिएशन एक नया टर्म है जो कि 20 से 30 साल पहले ही आया है और इसको अभी प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मीडिएशन। तो ऑनलाइन मीडिएशन, बेसिकली ऑनलाइन मीडिएशन, क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो मीडिएशन भी ऑनलाइन की बात ही की गई है। तो ऑनलाइन मीडिएशन विल इनेबल द मीडिएटर एंड द पार्टीज टू असेंबल टुगेदर ईच ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन्स परहैप्स हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। तो पहला चीज तो ऑनलाइन मीडिएशन कैसे हेल्पफुल है कि मीडिएटर और 2 पार्टीज, बस यही लोग रहेंगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल कोर्ट रूम प्रोसीडिंग होता तो लॉयर रहता, दूसरे का लॉयर रहता है, ये जज रहते, देन आपकी एक पार्टी विक्टिम पार्टी रहती, देन एक्यूज्ड पार्टी रहती, ये सारी चीजें रहती। अभी क्या है कि सीधे एक मीडिएटर और 2 पार्टीज, बस ये लोग रहेंगे और डिस्कशंस करेंगे। डिस्कशंस कैन बी गाइडेड गिविंग पार्टीज एंड लॉयर्स द अपॉर्चुनिटी टू पुट फोर्थ देयर व्यूज। यहाँ पे अपने व्यूज दिए जा सकते हैं कि किस तरह से मीडिएशन हो सकता है। ये दूसरा इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे डिस्कशन डेलिब्रेशन के साथ व्यूज रख के आप कर सकते हैं। तीसरा है सेपरेट मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड, द मीडिएटर कैन एट द क्लिक ऑफ बटन मूव द अदर पार्टी एंड द लॉयर टू अनदर वर्चुअल रूम। सीधे सीधे आप मीडिएटर चाहे अगर और ज्यादा डेलिब्रेशन की जरूरत है तो सीधे मूव कर सकता है। देन द ग्रेट एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन मीडिएशन इज दैट इट इज कन्वीनियंट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम भी है। इसमें कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम भी है। Parties do not have to bear the cost, do not have to travel, do not have to wait for long hours and do not have to undergo adjournments and multiple visits to the mediation center. इसका एडवांटेज ये भी है कि पार्टीज को कोई कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती, they do not have to travel, they do not have to wait long hours, they do not have to undergo adjournments and multiple visits to the mediation center. Much can be done by using this medium to get faster results. Okay. अब लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी रहेंगी, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि एक चीज़ है इमीडिएसी मिसिंग रहेगी, डायरेक्टनेस मिसिंग रहेगी एंड कंप्लीट कांटेक्ट मिसिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फेस टू फेस मीटिंग में ही पॉसिबल है। इमीडिएसी मतलब सामने सामने आप बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फेस टू फेस मीटिंग में ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑन द अदर हैंड इट मे ऑल्सो बी दैट इन एन ऑनलाइन प्रोसेस वी आर गिविंग द पार्टिसिपेंट अ लिटिल ककून ऑफ सेफ्टी व्हेन वी क्रिएट दिस ग्रेनी बैरियर ऑफ 2 स्क्रीन्स एंड एन इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड वाईफाई। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आप किस तरह से लिखेंगे। पहला तो हमने बताया कि इमीडिएसी मिसिंग रहती है, डायरेक्टनेस मिसिंग रहता है, कंप्लीट कॉन्टैक्ट मिसिंग रहता है। 3 ये पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, अब हर पार्टी कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो मीडिएशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पांचवा है इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं ना कहीं चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि ऑनलाइन मीडिएशन में अगर कोई दूसरी पार्टी चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकती है, सर्कुलेट कर सकती है, ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्ड होगी या ये चीजें होंगी तो ये आपको कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगी। देन छठवां पॉइंट है कि टेक्निकल ग्लिचेस भी आ सकते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस अगर आ गए तो आपकी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। देन लोगों के पास है नहीं सिस्टम, मैंने पहले ही बोल दिया कि किसी के पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम है किसी के पास तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई फैसिलिटी नहीं है। तो फिर ऐसे में कि रिसोर्स क्रंच के कारण भी कई लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। बट ओवरऑल अगर देखो कि अगर ये चीज़ें आप हटा दी जाए तो ये अभी एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। तो दोनों में हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर हम असिस्टेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें तो ये बहुत अच्छा एक टूल सामने हमको मिल सकता है। सो दैट इज द थिंग विच हैज़ बीन टोल्ड बाय द ऑथर। ओके, आगे मूव करते हैं। कैन इंडिया डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग? क्या इंडिया खुद को चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग से डीकपल कर सकता है? अब ऑथर ने यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल जो है वो ऑथर ने दिया है कि मेडिकल सप्लाईज का। तो अगर हम मेडिकल सप्लाईज की तरफ देखें तो 70% जो API है यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो हम चाइना से लाते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो कंपोनेंट होता है किसी भी मेडिसिन का जो उसको थेरेपेटिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो 70% API हम खुद चाइना से लाते हैं। इसके अलावा हम चाइना से मास्क लेके आ रहे हैं, चाइना से वेंटिलेटर्स लेके आ रहे हैं, चाइना से हम जो नॉर्मल आपका जो ये सेवलॉन और ये ऐसी चीज़ें होती ना जो आपके हैंड वॉश की तरह काम करता है, सैनिटाइजर की तरह काम करता है, उसका भी काफ़ी कुछ जो है मेजर मैन्युफैक्चरर वो चाइना ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंट्रिकेटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। दूसरा ऑथर ने कहा है कि हम फर्टिलाइजर्स भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। देन जो सेमीकंडक्टर ड्रिवन मशीनरी है, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोचिप्स हैं, ये बैटरीज हैं, ये भी चाइना से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट की जाती हैं। ताइवान इज़ वन ऑफ द ग्रेट इलेक्ट्रॉनिक सेंटर ऑफ चाइना। ताइवान जो है बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की तरह है जिसमें जो चाइनीज़ ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम ना केवल मेडिकल सप्लाईज हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल, इन सारी चीज़ों में भी हम पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर की फील्ड की बात करें तो फर्टिलाइजर्स की फील्ड में हम उन पे डिपेंडेंट है। ओके, एंड चाइना अगेन हैपेंस टू बी द मेन सोर्स ऑफ लिक्विड सोप एंड ऑल। तो जब हमने लिक्विड सोप की बात की उसका भी चाइना मेन सोर्स है। तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमने उनके ऊपर बना ली है और तुरंत एकदम से उनको बिल्कुल आप बोलना कि डीकपल कर लें हम अपने ट्रेड से उनको, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि हमने प्रॉपर एडवांटेज नहीं लिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने का, जैसा कि ग्रेट फॉरवर्ड लीप के दौरान चाइना ने लिया था। चाइना ने बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया और इंडिया का अगर डेवलपमेंट देखो तो इंडिया का डेवलपमेंट एक बहुत ज़्यादा वेग और बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का डेवलपमेंट रहा है। क्यों ऐसा रहा है? क्योंकि इंडिया का सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ, फिर नॉर्मली जो डेवलपमेंट ट्रेंड होता है किसी भी कंट्री का वो प्राइमरी टू सेकेंडरी होता है, फिर सेकेंडरी टू टर्शरी होता है। बट इंडिया ने क्या किया कि प्राइमरी टू सीधे टर्शरी पे जंप किया। हमने सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट मिस कर दिया। जो मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट था जहाँ पे 40-50% की GDP का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए था, वो पार्ट हमने पूरा का पूरा मतलब कि उसमें जंप मार दिया, सीधे सर्विस सेक्टर में हम आ गए, सीधे टर्शरी सेक्टर में हम आ गए। तो वो चीज़ हमने कहीं ना कहीं मिस कर दी है। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी गॉन, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहना चाहिए। चाइना का जो सबसे बड़ा पावर है वो है कि फाइनल स्टेज असेंबलर की तरह चाइना जो है फिनिश्ड गुड्स बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि टॉयज हो गए, टॉय और ये सारी चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है। पूरी टॉय इंडस्ट्री इंडिया की जो वो चाइना पे ही डिपेंडेंट है। इंडिया का मेजर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉपर स्किल सेट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग स्किल सेट ना होने की वजह से हमने मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से डेवलप नहीं की है। अगर हम देखें कि सर्विस सेक्टर में हमारी स्किल सेट बहुत अच्छी है तो सर्विसेज में हम बहुत आगे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, हम इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो पूरी तरीके से चाइना को रिप्लेस करना तो मुश्किल है, बट मेक इन इंडिया टाइप के जो इवेंट्स हैं या इस तरह की जो मतलब कहना चाहिए वेंचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आगे आत्मनिर्भर भारत को हमने अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया और दूसरे जो
जो दूसरे प्लेयर्स हैं, चाइना के अलावा जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनके साथ अगर प्रॉपर कोहेरेंस कोऑर्डिनेशन बना लिया, देन डेफिनेटली देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड in terms of decoupling India from the Chinese side. So that is it for the day. I hope you got clarity, and that is it for the video. Thank you and have a nice day.